आज हम आपके साथ एक और भयानक मामले पर नजर डालने जा रहे हैं। अब तक दुनिया भर में कई हत्या के मामले सामने आए हैं, जिनमें से कुछ सुलझ गए हैं और कुछ अनसुलझे हैं। लेकिन आज हम जिस हत्या के मामले की बात करने जा रहे हैं, उसे भारत का सबसे अच्छा जांच वाला मामला माना जाता है। लेकिन कुछ समय बाद लोगों ने इसे भारत का सबसे खराब जांच वाला मामला कहना शुरू कर दिया। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? आपको वीडियो के अंत तक पता चल जाएगा। इस मामले में लोग पुलिस पर इतने भड़के हुए थे कि इस एक हत्या के मामले को सुलझाने के लिए शहर की सारी पुलिस को शामिल होना पड़ा। आज मैं कविता रैना हत्याकांड के बारे में बात कर रहा हूं। कहानी भारत के मध्य प्रदेश के इंदौर नामक शहर से शुरू होती है। मध्य प्रदेश को भारत का दिल कहा जाता है, क्योंकि भौगोलिक दृष्टि से यह देश के मध्य में स्थित है। इंदौर को भारत के सबसे साफ सुथरे शहरों में से एक माना जाता है। इस शहर में मित्रबंधु नगर नाम का एक इलाका है। इस जगह पर 5 लोगों का एक परिवार रहता था। इस परिवार में घर की मुखिया कांता रैना, उनके विवाहित बेटे संजय रैना, उनकी पत्नी कविता रैना और 2 बच्चे ध्रुव और यशस्वी थे। तारीख थी 24 अगस्त 2015। हर रोज की तरह कविता दोपहर 1:10 पर अपनी 6 साल की बेटी यशस्वी को लेने घर से निकलती है। कविता की यही दिनचर्या थी। उनके पति संजय रैना एमिल फार्मास्यूटिकल कंपनी में एरिया सेल्स मैनेजर के तौर पर काम करते थे और कविता के दोनों बच्चे स्कूल जाते थे। दोपहर करीब 1:30 जब यशस्वी की स्कूल बस स्टॉप पर आती, तो कविता अपनी बेटी को स्कूटर पर लेने जाती। आज भी कुछ अलग नहीं था, लेकिन कविता अपना फोन साथ नहीं ले गई, क्योंकि बस स्टॉप घर के बहुत नजदीक था। बहरहाल आज कविता को भी अपने घर के पास एक बुटीक में अपने कपड़े लेने जाना था, जो उसने उस बुटीक में सिलाई के लिए दिए थे। उधर यशस्वी की स्कूल बस आ चुकी थी, लेकिन कविता अभी तक उसे लेने नहीं आई थी। इसके बाद जया नाम की एक और महिला यशस्वी को अपने घर ले जाती है, क्योंकि जया कविता की पड़ोसी थी और उसका बच्चा भी यशस्वी के साथ पढ़ता था। लेकिन जब जया यशस्वी को बस स्टॉप से अपने घर ले जाती है, तो कविता की सास जया से पूछती है कि कविता कहाँ है। जवाब में जया कहती है, वह बस स्टॉप पर कहीं नहीं दिखी। यशस्वी वहां अकेली खड़ी थी और उसे अकेला नहीं छोड़ा जा सकता था, इसलिए मैं उसे अपने साथ ले आई। यह सुनकर कविता की सास थोड़ी चिंतित होने लगती है, क्योंकि कविता ने पहले कभी ऐसा नहीं किया था। लेकिन अब कविता के पति संजय रैना भी घर आते हैं। दरअसल संजय हर रोज लंच के लिए घर आते थे, और जब संजय को पता चला कि यशस्वी अपनी पड़ोसन जया के साथ घर आई है और कविता अभी तक घर नहीं लौटी है, तो संजय भी चिंतित हो गए और अब उन्होंने कविता को फोन करने की कोशिश की, लेकिन वो अपना फोन घर पर ही भूल गई थी। इसके बाद संजय आसपास के अपने रिश्तेदारों को फोन करके उसके बारे में पूछता है। साथ ही वह कविता के कुछ दोस्तों को भी फोन करता है, लेकिन किसी को भी उसके बारे में कुछ पता नहीं चलता। अब धीरे धीरे शाम होने लगी थी और संजय और उसका परिवार 4 घंटे से भी ज्यादा समय से कविता का इंतजार कर रहा था। लेकिन कविता अभी भी घर नहीं आई थी, इसलिए संजय पास के पुलिस स्टेशन जाता है और कविता की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराता है। साथ ही संजय पुलिस को कविता के स्कूटर का नंबर, उसकी लंबाई और उम्र, घर से निकलते समय उसने क्या पहना था, ये सब बताता है और पुलिस को कविता की एक तस्वीर भी देता है। लेकिन पुलिस अभी इस मामले को गंभीरता से नहीं लेती है, क्योंकि कविता कुछ ही घंटों से लापता है और पुलिस को लगता है कि कविता किसी जरूरी काम से कहीं गई होगी और शायद जल्द ही घर वापस आ जाएगी। लेकिन फिर देर रात पुलिस संजय रैना को फोन करके कहती है, प्लीज जल्दी से अस्पताल आ जाओ, हमें एक लाश मिली है, प्लीज पहचान लो कि ये कविता की है या नहीं। ये सुनकर संजय के पैरों तले से जमीन खिसक जाती है और वो मायूस होकर अस्पताल के मुर्दाघर की तरफ भागता है। उसके सामने अब एक लाश पड़ी है, जो इतनी जल चुकी है कि पहचान में नहीं आ रही है। उसका चेहरा पहचाना नहीं जा सकता। लेकिन संजय लाश के हाथ पर टैटू देखकर पुलिस को बताता है, ये कविता की लाश है। फिर वो फूट फूट कर रोने लगता है, क्योंकि वो अपनी पत्नी से बहुत प्यार करता था। उसके बाद कुछ पुलिस वाले संजय को दिलासा देते हैं और उसे सुबह आकर लाश ले जाने के लिए कहते हैं। अब चूंकि पुलिस को इस लाश के लिए कुछ कागजी कार्रवाई पूरी करनी थी, इसलिए संजय भी वापस घर लौट आता है। लेकिन जैसे ही संजय घर लौटता है और अपने परिवार को इस बारे में बताता है,
वो भी बहुत भावुक हो जाते हैं और दोनों बच्चे भी फूट फूट कर रोने लगते हैं। ये खबर कविता के परिवार वालों को भी दी जाती है और कुछ रिश्तेदार भी उसी समय संजय के घर आ गए थे। अब सुबह हो चुकी है। संजय अपने कुछ रिश्तेदारों और परिवार वालों के साथ अस्पताल पहुंचता है। उसके बाद शव के पास जो भी सामान मिला था उसे कविता के परिवार वालों को दे दिया जाता है। लेकिन उन सभी चीजों को देखकर सभी को बहुत आश्चर्य होता है, क्योंकि उनमें से कोई भी चीज कविता की नहीं होती। संजय शव के हाथ पर बने टैटू को फिर से देखता है। इस बार टैटू देखकर वह कहता है कि यह मेरी पत्नी का नहीं है, क्योंकि कविता के दाहिने हाथ पर 2 धार्मिक टैटू थे। इस खुलासे के बाद पुलिस हैरान रह गई और संजय और उसके परिवार को थोड़ी राहत मिली, क्योंकि उन्हें अभी भी उम्मीद थी कि कविता मिल सकती थी। हालांकि इस खुलासे के बाद अब पुलिस के सामने सवाल यह था कि अगर यह शव कविता का नहीं था तो फिर किसका था। खैर, इस शव का कविता रैना के लापता होने के मामले से कोई संबंध नहीं था, इसलिए पुलिस उस मामले की अलग से जांच करती है। लेकिन कविता 24 अगस्त को गायब हुई थी और अब 25 अगस्त था। पति संजय अब अपनी लापता पत्नी के पोस्टर छपवाता है और उन्हें हर जगह चिपका देता है। अब शहर में कई बसों, रिक्शा और दीवारों पर कविता रैना के लापता होने के पोस्टर लगे हुए थे और जो कोई भी कविता के बारे में जानकारी देगा उसे संजय की ओर से 25,000 भारतीय रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस तरह अब कई लोगों को पता चल जाता है कि कविता रैना नाम की एक महिला लापता है। अगले दिन 26 अगस्त को सुबह करीब 11 बजे संजय रैना के घर से करीब 7 किलोमीटर दूर कुछ लोगों ने 2 पॉलीथिन बैग देखे जिनसे दुर्गंध आ रही थी। पुलिस को सूचना दी गई और जब पुलिस उन 2 पॉलीथिन बैग के पास जांच करने गई तो उसमें कटे हुए मानव अंग मिले। पुलिस ने दोनों पॉलीथिन बैग जब्त कर लिए। दरअसल प्रत्येक पॉलीथिन बैग में 3 मानव अंगों के टुकड़े थे, दोनों हाथ, दोनों पैर, सिर और धड़। शव भी महिला का लग रहा था और उसे भी महाराजा यशवंतराव अस्पताल चिकित्सालय ले जाया गया। डॉक्टरों की एक टीम ने टुकड़ों को व्यवस्थित किया और फिर संजय को शव की पहचान के लिए दोबारा बुलाया गया। इस बार संजय ने कविता को उसके दाहिने हाथ पर धार्मिक टैटू, गर्दन पर तिल और चेहरे से पहचाना। इसके अलावा कविता को संजय के रिश्तेदारों ने भी पहचान लिया था। हालांकि पुलिस को कविता के सामान से कुछ नहीं मिला, हालांकि उसने मंगलसूत्र, झुमके, चूड़ियां और उंगली में अंगूठी पहनी हुई थी। इसके अलावा जिस स्कूटर से कविता घर से निकली थी वह भी पुलिस को अभी तक नहीं मिला है। हालांकि पुलिस ने तुरंत हत्यारे की तलाश शुरू कर दी, लेकिन चूंकि इंदौर जैसे स्वच्छ और शांत शहर में ऐसी घटनाएं नहीं होती हैं, इसलिए इस घटना के बाद शहर की पुलिस के प्रति लोगों में बेहद गुस्सा था, जिसके चलते जगह जगह विरोध प्रदर्शन हुए। डॉक्टरों ने अपनी ड्यूटी पूरी की और कविता का शव उसके परिजनों को सौंप दिया। जब कविता का अंतिम संस्कार हो रहा था तो हजारों लोग शामिल हुए। हालांकि बीच रास्ते में लोगों ने शव नीचे रखकर हत्यारे को पकड़ने के लिए नारे लगाने शुरू कर दिए। स्थिति इतनी बिगड़ गई कि पुलिस विभाग के वरिष्ठ अधिकारी भीड़ को शांत करने के लिए पहुंचने लगे। आखिरकार कुछ देर बाद लोगों का गुस्सा शांत हुआ और कविता का अंतिम संस्कार किया गया। पुलिस पर दबाव बढ़ने लगा, जिसके चलते क्राइम ब्रांच ने जांच का पूरा नियंत्रण अपने हाथ में ले लिया। इसके बाद संजय और उसकी मां कांता रैना को भी जांच अधिकारियों ने अनौपचारिक पूछताछ के लिए बुलाया। दोनों से कड़ी पूछताछ की गई और अधिकारी रोजाना कई घंटों तक उनसे पूछताछ करते हैं। अब मीडिया में यह खबर भी लीक हो गई कि क्राइम ब्रांच संजय और उसकी मां से गुप्त रूप से पूछताछ कर रही है और इसके अलावा कई समाचारों की सुर्खियां हैं कि क्या कविता की हत्या के लिए कविता के पति और सास जिम्मेदार हैं। ऐसी सुर्खियां पढ़कर स्थानीय लोगों की मानसिकता बदलने लगी और उन्हें भी संजय और उसकी मां पर शक होने लगा। लेकिन इसके एक दिन बाद संजय रैना अपने दोनों बच्चों को लेकर उप महानिरीक्षक के कार्यालय जाता है। वहां जाकर संजय कहता है कि आप लोग हत्यारे को पकड़ने के बजाय हम पर शक क्यों कर रहे हैं। हम खुद पहले से ही बहुत परेशान हैं। आप कुछ भी करिए, मेरी पत्नी के हत्यारे को पकड़िए। अब जब परिवार वालों से पूछताछ में उनके खिलाफ कोई सुराग या सबूत नहीं मिला तो पुलिस ने संजय और कांता रैना को क्लीन चिट दे दी। यह खबर मीडिया में भी आई
और लोगों की सहानुभूति फिर से परिवार की तरफ झुकने लगी, जिससे लोगों में एक बार फिर पुलिस के प्रति गुस्सा पैदा हो गया। इसीलिए पुलिस को भी समझ आ गया कि इस तरह की जांच करने का कोई मतलब नहीं है। इसके बाद पूरे शहर की पुलिस को इस केस में लगा दिया गया। पुलिस की 4 अलग-अलग टीमें बनाई गईं और इन टीमों में एक सामान्य कांस्टेबल से लेकर डिप्टी इंस्पेक्टर जनरल तक के अधिकारी शामिल थे। इन चारों टीमों को अलग-अलग काम सौंपे गए। पहली टीम का काम दूरसंचार और दूसरे तकनीकी क्षेत्रों को देखना था। वे कॉल डिटेल की जांच करते और सीसीटीवी फुटेज की जांच करते। वे जांच करते कि कविता से फोन पर किस किसने बात की और पूरे शहर में घटना के दौरान कितनी कॉल की गईं। दूसरी टीम फॉरेंसिक और वैज्ञानिक पहलुओं, फिंगरप्रिंट्स के मिलान आदि पर गौर करती। तीसरी टीम का काम क्राइम सीन को रिक्रिएट करना था, जहां कविता स्कूटर पर गई थी। उसके साथ क्या हुआ, हत्यारे ने घटना को कैसे अंजाम दिया, यह सब इस टीम को करना था। इसके अलावा चौथी टीम का काम बाकी 3 टीमों से जुटाई गई हर जानकारी का विश्लेषण करना और संदिग्ध लोगों से पूछताछ करना था। इसके बाद संजय रैना ने पुलिस को बताया कि 24 अगस्त को उसे एक बुटीक पर जाना था। उसने कुछ कपड़े सिलाई के लिए दिए थे। बुटीक महेश भैराजी नाम के एक शख्स और उसकी पत्नी मीना का है। संजय के बयान के बाद पुलिस को अब इन दोनों पर भी शक है। फिर उनकी पृष्ठभूमि की जांच की जाती है। पता चलता है कि ये दोनों कविता के घर से करीब 6 किलोमीटर दूर रहते थे। जांच के दौरान पुलिस मीना को क्लीन चिट दे देती है, लेकिन महेश पर उन्हें कुछ शक होने लगता है। कविता के परिवार से पूछताछ के बाद वह अकेला शख्स था जिससे लगातार 20 दिनों तक पूछताछ की गई। अब जब पुलिस ने महेश की पृष्ठभूमि के बारे में पता लगाया तो पता चला कि 2013 में महेश के खिलाफ अश्लील फिल्में बनाने और 2014 में किसी को जान से मारने की धमकी देने का मामला दर्ज हुआ था। महेश पहले एक वीडियो लाइब्रेरी में काम करता था, लेकिन फिर उसने वह दुकान बंद कर दी। उसके बाद महेश और उसकी पत्नी ने मिलकर एक बुटीक खोला। फिर महेश ने 20 अगस्त 2013 को पास में ही एक साड़ी की दुकान खोली। अब महेश इस साड़ी की दुकान को संभालने लगा और उसकी पत्नी मीना उनकी बुटीक को संभालने लगी। महेश इसलिए भी शक के घेरे में था क्योंकि एक दिन किसी ने पुलिस को सूचना दी कि इंदौर के एक बस स्टैंड की पार्किंग में एक स्कूटर खड़ा है जो 4-5 दिन से वहीं पड़ा है। इसका नंबर पुलिस को दिया गया जो कविता के स्कूटर के नंबर से मेल खा रहा था। इसके बाद पुलिस तुरंत वहां पहुंची। फिर उस स्कूटर को भी फॉरेंसिक जांच के लिए भेजा गया। अब पुलिस पार्किंग गार्ड से पूछताछ करती है क्योंकि पुलिस के सामने यह सवाल था, इस स्कूटर को यहां किसने पार्क किया? अब गार्ड को महेश की फोटो भी दिखाई जाती है। फोटो देखकर गार्ड कहता है, हां सर, उसने ही इस स्कूटर को यहां पार्क किया है। यह सुनकर पुलिस गार्ड से पूछती है कि तुम्हें उसका चेहरा कैसे याद है, जबकि यहां इतने सारे लोग रोज आते जाते हैं। लेकिन आगे पूछताछ में गार्ड बताता है, मुझे उसका चेहरा इसलिए याद है क्योंकि जब वह यहां स्कूटर पार्क करने आया था तो मैंने उससे कहा था कि हैंडल लॉक न करें, ताकि अगर कोई और यहां से अपनी गाड़ी निकालना चाहे तो स्कूटर को इधर उधर ले जाना आसान हो जाए। लेकिन महेश मेरी बात सुनने से इनकार कर देता है, जिससे हमारे बीच बहस हो जाती है। महेश मेरी बात नहीं सुनता और आखिरकार स्कूटर यहां पार्क कर देता है। इसके अलावा पुलिस को महेश के खिलाफ कई सबूत भी मिलते हैं। उदाहरण के लिए 26 अगस्त को जिस दिन पुलिस को कविता का शव मिला, उसी दिन महेश अपनी बुटीक के सामने इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकान पर जाता है और सीसीटीवी फुटेज देखने के लिए कहता है, जिससे पुलिस को संदेह होता है कि महेश कविता की हत्या करने के बाद सबूत मिटाने की कोशिश कर रहा है। एक और आश्चर्यजनक तथ्य यह है कि महेश, जिसने अपनी दूसरी साड़ी की दुकान खोली थी, महेश ने इसे 20 अगस्त 2015 से 11 महीने के लिए अनुबंध के आधार पर किराए पर लिया था। हालांकि 26 अगस्त को कविता का शव मिलने के बाद महेश ने अपनी साड़ी की दुकान खाली कर दी, जो भी संदेह का कारण था। लेकिन कुछ समय बाद पुलिस को इसके पीछे कोई तर्क नहीं मिला। लेकिन जब उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर के सीसीटीवी फुटेज की जांच की तो उन्होंने पाया कि महेश इलेक्ट्रॉनिक्स स्टोर पर गया था, लेकिन कविता वहां कहीं नहीं दिखी। इसके बाद पुलिस ने महेश को कुछ समय के लिए छोड़ दिया। इसके अलावा पुलिस द्वारा गठित 4 टीमों में से फॉरेंसिक टीम ने पुष्टि की कि कविता की मौत शव मिलने से 36 घंटे पहले हुई थी।
फॉरेंसिक टीम ने यह भी सुझाव दिया कि शायद कविता के सिर पर पहले हमला किया गया था और फिर उसके शरीर को बाद में 6 टुकड़ों में काट दिया गया था। इसके अलावा तकनीशियन टीम ने लगभग 5 लाख कॉल एकत्र किए। ये कॉल कविता के लापता होने से लेकर उसके शव मिलने तक के थे। अब पुलिस के लिए प्रत्येक कॉल की जांच करना एक चुनौती थी, लेकिन पुलिस टीम ने पूरी लगन से अपना काम किया और आखिरकार 1000 कॉल को संदिग्ध के रूप में पहचाना। फिर इनकी फिर से सावधानी पूर्वक जांच की गई, लेकिन उनमें से किसी ने भी कविता रैना की हत्या के मामले को सुलझाने के लिए कोई सुराग नहीं दिया। इस अवधि के दौरान पुलिस ने सब्जी विक्रेताओं, दूध वालों, पड़ोसियों, कविता के दोस्तों आदि सहित उन सभी से सख्ती से पूछताछ की जिन पर उन्हें संदेह था। इसके अलावा पिछले 10 वर्षों में कविता से मिलने वाले सभी लोगों के बारे में जानकारी एकत्र की गई। इसके बाद 177 लोगों से पूछताछ की गई, जिनमें से पुलिस को आखिरकार 100 लोगों पर शक हुआ, जिनमें महेश भैराजी भी शामिल था। इसके अलावा पुलिस ने क्राइम सीन को फिर से बनाया और यह भी जांच की कि कविता के स्कूटर में कितना पेट्रोल बचा था। अब क्योंकि महेश भैराजी पुलिस के लिए मुख्य संदिग्ध था, इसलिए उसकी जानकारी के बिना उसके फोन को ट्रैक किया गया। इससे पुलिस को एक और सुराग मिला। दरअसल महेश का एक दोस्त था जिसका नाम टीकम चंद था और महेश की लोकेशन से पता चला कि महेश अक्सर अपने दोस्त से मिलने उसके फ्लैट पर जाता था। एक दिन अचानक पुलिस टीकम चंद के घर जा पहुंची। उसके घर की अच्छी तरह से तलाशी लेने पर पुलिस को वहां खून के कुछ निशान मिले। साथ ही उसके घर में एक धारदार चाकू और लोहे की रॉड भी मिली। इन्हें देखकर पुलिस को शक हुआ कि शायद कविता की हत्या में इन्हीं सब चीजों का इस्तेमाल हुआ है। 107 दिनों तक चली लंबी पूछताछ के बाद आखिरकार पुलिस अपनी थ्योरी पर पहुंची। पुलिस के मुताबिक जब कविता पहली बार महेश की बुटीक में गई तो महेश ने उसे देखा और पहली नजर में ही उससे प्यार कर बैठा। इसलिए उसने बुटीक के पास ही एक साड़ी की दुकान खोली ताकि वह कविता को उस दुकान पर बुला सके और उससे बार बार मिल सके। फिर 24 तारीख को जब कविता अपने कपड़े लेने महेश की बुटीक पर आई तो महेश ने कहा कि वे उसके घर पर हैं। इसके बाद महेश कविता को अपने दोस्त के घर ले गया। फिर महेश ने कविता को धमकाने की कोशिश की। उसकी योजना कविता के साथ शारीरिक संबंध बनाने की थी। आगे पुलिस ने बताया कि जब महेश कविता को काबू नहीं कर पाया और वह भागने लगी तो महेश डर गया। उसे डर लगने लगा कि अगर कविता भाग गई तो वह पुलिस में शिकायत कर देगी और फिर उसे जेल जाना पड़ेगा। इसलिए महेश ने कविता को मारना सही समझा। इसके बाद महेश ने कविता के शरीर के 6 टुकड़े कर दिए ताकि कोई उसे पहचान न सके। यह थ्योरी पेश करने के बाद पुलिस ने 9 दिसंबर 2015 को महेश को उसके घर से आधिकारिक तौर पर गिरफ्तार कर लिया। शाम को प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई गई। महेश का चेहरा ढका हुआ था और कहा गया कि हमने कविता रैना के हत्यारे को पकड़ लिया है। साथ ही महेश का चेहरा इसलिए ढका हुआ था क्योंकि भारत में यह कानून है कि जब तक अपराधी दोषी साबित न हो जाए और उसे सजा न मिले तब तक उसका चेहरा सार्वजनिक रूप से नहीं दिखाया जा सकता। हालांकि इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान महेश अपना कवर उतारकर सभी न्यूज चैनलों के सामने कहता है कि पुलिस मुझे फंसा रही है, मैंने ऐसा कुछ नहीं किया है। हालांकि पुलिस जल्दी ही महेश पर काबू पा लेती है और उसे अपने साथ ले जाती है। अब 3 महीने बाद मार्च 2016 में महेश के खिलाफ चार्जशीट तैयार कर कोर्ट में पेश की जाती है, जिसमें कहा जाता है कि कविता की हत्या का मकसद यह था कि महेश उसके साथ शारीरिक संबंध बनाना चाहता था। अब सेशन कोर्ट में ट्रायल शुरू होता है। करीब 41 गवाहों ने महेश के खिलाफ अपनी गवाही दी, लेकिन 2018 में ट्रायल खत्म होने के बाद सेशन कोर्ट ने महेश भैराजी के पक्ष में फैसला सुनाया और उसके खिलाफ ठोस सबूतों की कमी का हवाला देते हुए उसे इस केस से बरी कर दिया। कोर्ट ने कहा कि पुलिस अपने द्वारा बताए गए सिद्धांत का समर्थन करने के लिए कोई ठोस सबूत जुटाने में विफल रही और न ही उन्हें कोई गवाह मिला। एक बार फिर कोर्ट के इस फैसले से लोग काफी नाराज हैं। इसके अलावा कोर्ट में महेश के दोस्त टीकम चंद ने भी दावा किया कि पुलिस ने उस पर दबाव बनाया और कहा कि अगर वह महेश का साथ देगा तो उसे भी इस केस में शामिल कर लिया जाएगा। लेकिन आखिरकार 3 साल जेल में बिताने के बाद महेश भैराजी को रिहा कर दिया गया।
इसके अलावा महेश के परिवार को पूरा भरोसा था कि वह ऐसा नहीं कर सकता, क्योंकि उसका भी परिवार है, पत्नी और 2 बच्चे हैं और उनकी देखभाल करना उसकी जिम्मेदारी है। इसके अलावा जेल से रिहा होने के बाद महेश ने कहा कि मैं कविता के परिवार के साथ सहानुभूति रखता हूं और कविता के साथ जो भी हुआ उसके लिए जो भी जिम्मेदार है उसे कानून के मुताबिक पकड़ा जाना चाहिए और सजा मिलनी चाहिए। लेकिन इस हत्या को 9 साल से ज्यादा हो गए हैं और अभी तक अपराधी पकड़ा नहीं गया है। तो यह भारत की सबसे अच्छी और सबसे खराब जांच कैसे बन गई? सबसे अच्छी इसलिए क्योंकि पुलिस ने इस पर बहुत मेहनत की, और सबसे खराब इसलिए क्योंकि इतने लंबे समय तक जांच करने के बाद भी असली हत्यारे की पहचान नहीं हो पाई। लेकिन अगर भविष्य में इस मामले में कोई अपडेट आता है तो हम अपने चैनल के कम्युनिटी पोस्ट के जरिए आप तक उस अपडेट को जरूर पहुंचाएंगे। तो इसके साथ ही कविता रैना हत्याकांड का मामला यहीं समाप्त होता है। अगर आप हमारे प्रयासों की सराहना करते हैं तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी करें। धन्यवाद।